हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। देखिए, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस ये समझ लीजिए, अगर आप लोग ये सब पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हैं और इस वीडियो में मैं जितना भी क्वेश्चन बताती हूँ सभी के सभी क्वेश्चन अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आप लोगों के एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन हिंदी 100 मार्क्स का लिटरेचर पोर्शन के कहानी भाग से आएगा तो आप लोग गलत नहीं करोगे, ये मेरा चैलेंज है। इसके बाहर से आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा से पूरा देखिएगा, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। अगर एक बार में वीडियो अच्छे से आप लोगों को याद नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, आप लोग दोबारा तिबारा भी देख के इस में मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट 130 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बताने वाली हूँ। 130 बताऊँगी, समझिए 130 क्वेश्चन मैं बताऊंगी ऑब्जेक्टिव का, जो कि कहानी पोर्शन से होगा। ओके, और कहानी पोर्शन से 130 क्वेश्चन मैं सिलेक्ट की हूँ जो आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। इसी अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आता है तो इसी में से कोई क्वेश्चन आएगा। आप लोग ये वीडियो को पूरे अच्छे से याद करके जाइएगा। उसके बाद आप लोग एग्जाम दे के आने के बाद इसमें से जरूर क्वेश्चन मिलाइएगा। अगर कोई भी कहानी भाग से हिंदी 100 मार्क्स में क्वेश्चन आया है तो वो क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे कोई भी स्टूडेंट न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कैसे, जो रेड कलर का बटन होगा उसको आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। ओके, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनका हिंदी 100 मार्क्स है, वो बीएससी के हो सकते हैं, बीकॉम के हो सकते हैं या फिर बीए के हो सकते हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आप लोग जरूर से जरूर इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बताऊंगी मैं, आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। आप लोग अभी तक शेयर कर दिए होंगे और सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे अगर कोई स्टूडेंट न्यू होंगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हम लोगों का सबसे पहला चैप्टर है हम लोगों का मधुआ। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं, आप लोगों को कितना चैप्टर पढ़ना है कहानी भाग में। तो कहानी भाग में आप लोगों को अगर हिंदी 100 मार्क्स है तो आप लोगों को 13 चैप्टर पढ़ना है। 13 चैप्टर में मधुआ पढ़ना है, मंगल पढ़ना है, वसंत आ गया है। देखिए, मैं पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें आप लोगों को सभी का जितना भी चैप्टर पढ़ना है सभी का राइटर के नाम बताई थी, क्योंकि राइटर के नाम आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की बहुत ही प्रोबेबिलिटी है। इससे आप लोगों को कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो 100% आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वीडियो होगा प्लेलिस्ट में, आप लोग जाके MIL हिंदी 100 मार्क्स करके प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें बहुत सारा वीडियो होगा। मॉडल पेपर में पूरे 300 क्वेश्चन आए थे। 300 क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन करवा चुकी हूँ और मैं अपने से जो मुझे लगता है आ सकता है 100% वो सभी का भी मैं वीडियो बना के डाल रही हूँ। तो पिछला वीडियो में मैं आप लोगों को सभी राइटर का नाम बताई थी, हिंदी 100 मार्क्स के आप लोगों के जितना भी राइटर का नाम एग्जाम में पूछा जा सकता था उसका वीडियो बनाई थी। और आज हम लोग मैं बता देती हूँ, पहले हम लोगों को 13 चैप्टर पढ़ना है कहानी में, जिसमें पढ़ना है मधुआ, मंगल, वसंत आ गया है, बड़े भाई साहब, मंदिर और राजभवन, दुर्मुख खरगोश, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, कवियों की उर्मिला, विषय उदासीनता, शुष्को वृक्ष, शत्रु, कलम का जादूगर, माली गुरुजी, भोर का तारा। तो ये पूरे 13 लेसन से 130 ऑब्जेक्टिव कलेक्ट की हूँ मैं। सभी चैप्टर से लगभग 10 ऑब्जेक्टिव है जो आप लोगों के एग्जाम में आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग का लेसन है मधुआ। तो मधुआ के राइटर कौन है? तो मधुआ के राइटर है जयशंकर प्रसाद। आप सभी को पता होना चाहिए मधुआ के राइटर कौन है, बोलिएगा जहां है वहीं पे। मधुआ के राइटर है जयशंकर प्रसाद। तो देखिए, मधुआ के राइटर जयशंकर प्रसाद है, ये तो आप लोग को याद हो गया। दूसरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हम लोगों का कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ओके, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, बोलिए। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद जब मैं बोल रही हूँ आंसर तो आप लोग को याद हो गया, उसका स्क्रीनशॉट से पढ़ के अच्छा इसका जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में, ऐसे करके आप लोग रिवाइज कर सकते हो। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में। कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1889 में। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ था। चलिए, ये तो आप लोग को याद हो गया होगा जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो 1889 में हुआ और वाराणसी में हुआ। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, जयशंकर प्रसाद जी का निधन कब हुआ? तो देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का निधन 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
4 नंबर क्वेश्चन क्या है, जयशंकर प्रसाद किस काल के अंतर्गत मान्य है। तो देखिए जयशंकर प्रसाद जी जो है वो आधुनिक काल के अंतर्गत मान्य है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए मैं ऑप्शन बोलने में टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, आप लोगों को सीधा का सीधा आंसर बता रही हूँ, ताकि ना कि आप लोगों को याद करने में कंफ्यूजन हो और आप लोग को बहुत फायदा होने वाला है। ये वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा और आपके जितने भी ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनका हिंदी 100 मार्क्स है उनको ये वीडियो बहुत जरूर शेयर कीजिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इतना बोल रही हूँ, अगर इम्पोर्टेंट होता तभी मैं इतना बोलती। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन मैं आप लोग को बता दी, नहीं 5 नंबर नहीं बताई, 4 बताई थी। जयशंकर प्रसाद किस काल के अंतर्गत है, तो जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक काल के अंतर्गत मान्य है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, जयशंकर प्रसाद कवि के रूप में किस काव्य धारा से संबंध है। तो जयशंकर प्रसाद कवि के रूप में छायावाद काव्य धारा से संबंध है। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद किस कवि के रूप में किस काव्य धारा से संबंध है, तो छायावाद। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य कृति कौन सी है। तो देखिए जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक काव्य कृति कौन सी है, तो ये हम लोगों का होगा कामयानी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 7 नंबर क्या है, साहित्य की कहानी विद्या से संबंध प्रसाद जी की कौन सी कृति है। साहित्य की कहानी विद्या से संबंध प्रसाद जी की कौन सी कृति है, तो हम लोगों का इसका होगा आकाशदीप, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए आप लोग से मैं पूछ रही हूँ, बताइए तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, बोलिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। देखिए जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में हुआ था, और कहाँ हुआ था ये बताइएगा आप लोग, जहाँ वहीं बोलिए या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था। वाराणसी में हुआ था। कब हुआ था, 1889 में। और इनका निधन कब हुआ था जयशंकर प्रसाद जी का, बताइएगा आप लोग। इनका निधन 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हुआ था। और ये किस काल के अंतर्गत मान्य है, जयशंकर प्रसाद जी जो हम लोग के वो आधुनिक काल के अंतर्गत मान्य है। और इनका जो जयशंकर प्रसाद जी है, इनका काव्य धारा किस टाइप का है, किस रूप में है, तो ये हम लोग का छायावाद है। चलिए मैं इतना क्वेश्चन बता दी, अब आगे मैं आप लोगों को 6 नंबर क्वेश्चन तक बता दी। इनकी प्रसिद्ध काव्य कृति कौन है, तो कामयानी है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, साहित्य की कहानी। देखिए मैं ऐसे ही पढ़ाती रहूंगी और पीछे का कोई भी क्वेश्चन पूछ दूंगी, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या होगा उसका आंसर। ओके 7 नंबर क्या है, साहित्य की कहानी विद्या से संबंध प्रसाद जी की कौन सी कृति है, तो इसका हम आकाशदीप में बता दी, 7 का सी। 8 नंबर क्या है, मधुआ किनकी कहानी है, तो मधुआ जयशंकर प्रसाद की। आते ही सबसे पहले यही बताई थी, मधुआ के राइटर कौन है, जयशंकर प्रसाद। और सभी राइटर का नेम याद करना है आप लोग को, एक जगह चाहिए, तो आप लोग उस वीडियो में जाके स्क्रीनशॉट लेके भी याद कर सकते हैं, या फिर उस वीडियो को 2-3 बार देख के भी याद कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, मधुआ किस प्रकार की कहानी है। देखिए मधुआ जो हम लोग की कहानी है ना, वो चरित्र प्रधान आदर्शवादी टाइप की कहानी है। ओके तो 9 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, मधुआ शीर्षक कहानी का प्रधान पात्र कौन है। जो मधुआ शीर्षक कहानी है उसमें प्रधान कौन है, तो हम लोगों का इसका होगा, देखिए मधुआ है तो इसका प्रधान भी मधुआ ही है। ओके जब लेसन का नाम ही उस पर रख दिया गया तो वो प्रधान रहा होगा, तभी उसका नाम लेसन के नाम पे रख दिया गया। तो हम लोग का मधुआ शीर्षक कहानी का प्रधान पात्र कौन है, मधुआ। बताइएगा आप लोग मधुआ किनकी कहानी है, मधुआ के राइटर कौन है बताइए, जयशंकर प्रसाद जी। चलिए अरे वाह सेट, जस्ट वेट, मैं आप लोगों को कहाँ तक करवा दी हुई हूँ। मधुआ किस प्रकार की कहानी है, मधुआ किस प्रकार की कहानी है, मधुआ किनकी कहानी है, तो जयशंकर प्रसाद। 9 क्या है, मधुआ किस प्रकार की कहानी है, तो देखिए मधुआ जो हम लोग का चरित्र प्रधान आदर्शवादी कहानी है। और 10 नंबर क्या है, मधुआ शीर्षक कहानी का प्रधान पात्र कौन है, तो मधुआ ही है। 11 क्या है, मधुआ शीर्षक कहानी में किसका चित्र खींचा गया है, पहला सामाजिक, ऑप्शन क्यों पढ़ रही हूँ मैं। देखिए मधुआ शीर्षक जो कहानी है ना, उसमें सामाजिक विषमता और अन्याय दोनों के बारे में बताया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, मधुआ शीर्षक कहानी में बालक मधुआ किससे प्रीत है, तो हम लोग का इसका क्या हो जाएगा, मधुआ जो शीर्षक जो कहानी है वो अपने भूख से प्रीत है कि आपने गरीबी से, तो वो कुंवर साहब के अत्याचार से। तो हम लोग का 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब हम लोग मधुआ चैप्टर पढ़ चुके हैं। मधुआ के राइटर आप लोग बताइएगा कौन है, जयशंकर प्रसाद। उनका जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। कब हुआ था, 1889 में मरे। उनकी मृत्यु कब हुई थी, 15 नवंबर 1937 में। ओके चलिए इतना तो कम से कम आप लोग को याद हो गया।
चलिए मंगर, अब हम लोग मंगर की ओर मूव करेंगे। देखिए मंगर चैप्टर जो है, मंगर के राइटर है हम लोग के रामवृक्ष बेनीपुरी। तो रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बेनीपुर में हुआ था। देखिए इनके नाम में ही बेनीपुरी है और इनका जन्म भी बेनीपुरी में हुआ था। अगर आप लोग से कोई पूछेगा जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोग क्या बोलिएगा? वाराणसी। और रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बेनीपुर। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? तो हम लोगों का इसका क्या होगा? रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? तो 1902 में हुआ था। ऐसे रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म मैं बहुत रिसोर्सेज में पढ़ी थी, तो एक रिसोर्सेज में कुछ और दिया हुआ था और बहुत सारे में कुछ और। तो इसमें मैं कंफर्म होकर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताऊंगी रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था, क्योंकि मैं बहुत सारा रिसोर्सेज प्रेफर करती हूँ। तो एक जगह मैं कुछ और पढ़ी थी, तो मुझे याद नहीं आ रहा वो क्या पढ़ी थी, और एक जगह 1902 पढ़ी थी। तो देखते हैं इसका क्या होगा। थर्ड क्या, रामवृक्ष बेनीपुरी का निधन कब हुआ था? तो देखिए रामवृक्ष बेनीपुरी का निधन जो है 1968 ईस्वी में हुआ था। और जयशंकर प्रसाद सिंह का निधन कब हुआ था? 15 नवंबर कितना 137 में हुआ था? 1937 में। जयशंकर प्रसाद जी का निधन हम लोगों का हुआ था 1937 में, और रामवृक्ष बेनीपुरी का निधन 1968 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रामवृक्ष बेनीपुरी किस रूप में ख्यात है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जो है हम लोग के, वो गद्यकार रूप में ख्यात है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं किस विद्या में उपलब्ध होती है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं कहानी, उपन्यास, नाटक सभी में उपलब्ध होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, रामवृक्ष बेनीपुरी की सर्वाधिक प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन सी है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की सर्वाधिक प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन सी है? तो हम लोगों का अम्बाली हो जाएगा, इसका अम्बाली। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। 7 क्या है, वंदे, देखिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर सभी हिंदी 100 मार्क्स के स्टूडेंट के पास इस वीडियो को पहुंचाइएगा, आप लोग का यही काम है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, वंदे वाणी विनायको रामवृक्ष बेनीपुरी की कैसी रचना है? तो हम लोग का वंदे वाणी विनायको रामवृक्ष बेनीपुरी की ललित गद्य रचना है। तो हम लोग का 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्या है, मंगर किस विद्या से संबंध रचना है? मंगर किस विद्या से संबंध रचना है? तो हम लोग का इसका होगा रेखा चित्र। और 9 क्या है, मंगर कौन था? तो मंगर जो था वो हलवाहा था। और 10 नंबर क्या है, मंगर की पत्नी का क्या नाम था? तो मंगर की पत्नी का नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, भकोलिया। ओके, मंगर की पत्नी का क्या नाम था? भकोलिया। आप लोग बताइएगा रामवृक्ष बेनीपुरी जो थे उनका जन्म कब हुआ था? ये तो मैं अभी आप लोगों को कंफर्म ही नहीं की, 1902 ऐसे मैं बहुत रिसोर्सेज में पढ़ी हूँ, और कोई और रिसोर्सेज में कुछ और भी पढ़ी थी, तो मैं आप लोगों को कंफर्म होकर बाद में बताऊँगी। और आप लोग ये बताइएगा रामवृक्ष बेनीपुरी जी का निधन कब हुआ था? यस, 1968 में। और जयशंकर प्रसाद सिंह का निधन कब हुआ था? 15 नवंबर 1937। गुड। चलिए हम लोग 2 चैप्टर देख लिए। देखिए थर्ड क्या हम लोग का, वसंत आ गया है। वसंत आ गया है के राइटर कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए तो मधुआ के राइटर कौन है? जयशंकर प्रसाद। मंगर का राइटर कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। और वसंत आ गया है के राइटर कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले आप लोग बताइए जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनके तो नाम में ही है बेनीपुरी, तो इनका जन्म बेनीपुर में हुआ था, ये तो आप लोग को याद रहेगा ही। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म बलिया जिला में हुआ था। ओके, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिला में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म से पहले मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था और रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म कब हुआ था? तो देखिए जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1937। और रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 1902। और यहाँ बात है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में हुआ था।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था। और आचार्य हजारी प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी? तो आचार्य हजारी प्रसाद की द्विवेदी 1978 ईस्वी में हुई थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु 1978 में हुआ था। और राम वृक्ष बेनीपुरी का निधन कब हुआ था? तो राम वृक्ष बेनीपुरी का निधन 1968 में हुआ था। और जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? 15 नवंबर 1937 में। देखिए हम लोग का इधर क्या था, मैं उस समय शायद गलत बोल गई, उस समय मैं आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी का निधन बता दी थी, सॉरी। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में हुआ था। और राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1902 में और 1907 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म मृत्यु हुआ था। और जो मृत्यु कैसे हुई थी? तो जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु 1937 में, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की मृत्यु 1968 में और आचार्य हजारी प्रसाद जी की मृत्यु 1978 में हुआ था। देखिए मैं आप लोग को याद करवाने के लिए ऐसे कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस रूप में ख्यात है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोचक रूप में ख्यात है। 5 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल क्या है? तो अशोक का फूल जो है वो निबंध संग्रह है। ओके, अशोक के फूल निबंध संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? आम फिर बौरा गए, आम फिर बौरा गए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कैसी रचना है? तो ये हम लोग का निबंध है, आम फिर बौरा गए। 7 नंबर क्या है? वसंत आ गया है किस विद्या की रचना है? तो वसंत आ गया है एक निबंध है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? वसंत आ गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की किस कृति के अंतर्गत है? तो हम लोगों का इसका होगा अशोक के फूल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? वसंत आ गया है किस प्रकार का निबंध है? तो देखिए वसंत आ गया है व्यक्ति प्रधान निबंध है। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? वसंत आ गया है के अंतर्गत वसंत को किसके अधीन बताया गया है? तो मनुष्य स्वाधीन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग 3 चैप्टर पर कंप्लीट कर चुके हैं। मधुआ मंगर वसंत आ गया है। अब हम लोग 4th चैप्टर पे मूव करेंगे। देखिए 4th चैप्टर क्या है? बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब के राइटर है मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म लम्ही में हुआ था। और मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म 13 जुलाई 1880 में हुआ था। देखिए जब वीडियो पूरा खत्म हो जाएगा तो आप लोग को पूरा वीडियो का सभी का जन्म और मतलब जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था और उनके मृत्यु कब हुई थी, ये लाइन में, जैसे मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो लम्ही में हुआ था। तो आप लोग पहले लम्ही लिखिएगा, फिर कॉमा दीजिएगा, फिर इनका जन्म लिखिएगा, फिर कॉमा दीजिएगा और फिर मृत्यु लिखिएगा। ओके, ये तीनों आप लोग, मैं जितना भी 12 चैप्टर आज पढ़ाऊंगी, 12 चैप्टर में जितना भी राइटर होंगे सभी के नाम के उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था और उनकी मृत्यु कैसे हुई है। अगर आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आप लोग सभी अच्छे से ध्यान से सुनिए मेरी बातों को और ये पूरा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जितना भी कमेंट आएगा मैं समझ जाऊंगी ये सभी स्टूडेंट पढ़ने वाले मतलब कि बहुत अच्छे हैं पढ़ने में और उन लोगों का IQ लेवल बहुत अच्छा है, तभी तो मैं सिर्फ पढ़ा रही हूँ। तो मेरी बातों को सुनकर और याद करके पूरा का पूरा लिख पाएंगे, तो ये कम बड़ी बात नहीं होती है। तो चलिए, मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लम्हे में। मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म कब हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म 13 जुलाई 1880 में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म 13 जुलाई 1880 में हुआ था। और प्रेमचंद्र का निधन कब हुआ था? तो प्रेमचंद्र का निधन 8 अक्टूबर 1936 में हुआ था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्रेमचंद्र किस रूप में ख्यात है? तो प्रेमचंद्र जी जो है वो कथा सम्राट के रूप में ख्यात है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र की कुल कहानियां कितनी हैं? तो मुंशी प्रेमचंद्र की कुल कहानियां लगभग 300 है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र की सभी कहानियों के संग्रह का क्या नाम है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की सभी कहानियों के संग्रह का नाम है मानसरोवर के 8 भागों में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप लोग के कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सब करते रहिएगा। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रेमचंद्र कृत संग्राम क्या है? तो प्रेमचंद्र कृत संग्राम जो है हम लोगों का वो है नाटक। ओके, प्रेमचंद्र कृत संग्राम है हम लोगों का नाटक।
बड़े भाई साहब कहानी मुंशी प्रेमचंद्र ने कब लिखी? जो हम लोग का मुंशी प्रेमचंद्र है वो कब लिखा गया? तो वो लिखा गया हम लोग को 1934 ईस्वी में। प्रेमचंद्र कृत संग्राम क्या है? तो ये हम लोग का नाटक है। बड़े भाई साहब कहानी मुंशी प्रेमचंद्र कब लिखी गई? 1934 में। 9 नंबर क्या है? बड़े भाई साहब कहानी की रचना प्रेमचंद्र के रचना काल की किस काल विधि से है? तो ये हम लोग का होगा प्रथम। रुक जाइए, बड़े भाई साहब कहानी की रचना प्रेमचंद्र के किस काल से? तो नहीं सॉरी, ये हम लोग का तृतीय होगा। ओके, प्रेमचंद्र साहब कहानी की रचना प्रेमचंद्र के रचना काल की किस काल विधि से है? तो ये किस काल विधि में हुई? तो ये हम लोग का तृतीय होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? बड़े भाई साहब कहानी में किसकी प्रेरणा तीव्रतम हुई है? तो हम लोगों का इसका होगा यथार्था की, मतलब 10 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हम लोग 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 5th चैप्टर भी कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, 5th चैप्टर क्या है? मंदिर और राजभवन। मंदिर और राजभवन के राइटर है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सबको पता होता है, और आप लोग जहाँ से हो वहीं इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार से। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में। कब हुआ था? तो ये 1908 ईस्वी में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? तो 1974 ईस्वी में हुआ था। तो मैं आप लोगों को अभी तक 5 राइटर बता चुकी हूँ। कौन कौन? जयशंकर प्रसाद। और कौन कौन बताइए? आप लोग याद करके बताइए। मैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बताई थी, और मैं रामवृक्ष बेनीपुरी के बारे में बताई थी, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में बताई थी, और मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में बताई थी। तो आप लोग अभी क्या कीजिए, अभी वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाइए और ये चारों राइटर का नाम लिख लीजिए। उसके बाद उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, और उनकी मृत्यु कब हुई थी, ये सभी कमेंट करके आइए। उसके बाद 5th लेसन पढ़िए। तो 5th रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में हुआ था, 1908 में हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 1974 में। ओके, रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु 1974 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? रामधारी सिंह दिनकर की ख्याति कैसे कवि के रूप में है? तो रामधारी सिंह दिनकर की ख्याति ओज और पुरुष, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा, ओज और पुरुष के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का क्या है? तो कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का काव्य है। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कैसी कृति है? तो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की गद्यात्मक कृति है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 7 क्या है? मंदिर और राजभवन किस विद्या से संबंध है? तो मंदिर और राजभवन निबंध विद्या से संबंध है। 8 नंबर क्या है? मंदिर और राजभवन शीर्षक निबंध में मंदिर किसका प्रतीक है? तो मंदिर और राजभवन शीर्षक निबंध में मंदिर जो है हम लोग का अध्यात्मवाद का प्रतीक है। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? मंदिर और राजभवन शीर्षक निबंध में राजभवन किसका प्रतीक है? तो मंदिर और राजभवन शीर्षक निबंध में राजभवन नैतिकवाद का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? मंदिर और राजभवन शीर्षक निबंध में किनके बीच सामंजस्य की आवश्यकता महसूस की गई है? तो मंदिर और राजभवन शीर्षक निबंध में धर्म और राजनीति, अध्यात्म और व्यवहार, प्रतिरोध एवं अनुरोध। तो हम लोग का इसका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो चलिए, मैं 5 लेसन पढ़ा दी, अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ। चलिए, अब हम लोग देखेंगे दुर्मुख खरगोश। दुर्मुख खरगोश के राइटर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की ख्याति किस रूप में है? तो महादेवी वर्मा की ख्याति जो है वो रहस्यवादी कवित्री के रूप में है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो महादेवी वर्मा का जन्म हरियाणा में महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। 3rd है, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। महादेवी वर्मा कहाँ के प्रधानाचार्य नियुक्त हुई? तो महादेवी वर्मा प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य नियुक्त हुई। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? तो महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। 7 है, महादेवी वर्मा को कवि के अतिरिक्त किस रूप में ख्याति प्राप्त हुई? तो महादेवी वर्मा को कवि के अतिरिक्त गद्य लेखिका के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संग्रह का क्या नाम है? तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह का नाम है निहार।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? महादेवी वर्मा की संश्रमणात्मक गद्य रचनाओं का संग्रह है। तो हम लोगों का इसका होगा स्मृति की रचना और अतीत की चलचित्र दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? दुर्मुख खरगोश पाठ के खरगोश का स्वभाव कैसा था? तो दुर्मुख खरगोश पाठ के खरगोश का स्वभाव क्रोधी भी था और आक्रामक भी था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग 6 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 7th लेसन पे मूव कर रहे हैं। 7th लेसन क्या है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती। इसके राइटर कौन है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती के राइटर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। दुर्मुख खरगोश के राइटर कौन है? महादेवी वर्मा। मंदिर और राजभवन के राइटर कौन है? रामधारी सिद्धिनकर। मधुआ का जयशंकर प्रसाद। राम वृक्ष बेनीपुरी किसका है? मंगर का। इसी तरीके से आप लोग याद रखिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन कब हुआ था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन 6 जनवरी 1885 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? भारतेंदु युग का उदय कब से माना जाता है? तो भारतेंदु युग का उदय जो है वो माना जाता है 1868 ईस्वी से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कवि वचन सुधा का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1868 ईस्वी में हुआ था। देखिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ओके। तो कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष 1868 ईस्वी में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अनुवादिता नाट्य कृति विद्या सुंदर का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की अनुवादित नाट्य कृति विद्या सुंदर का प्रकाशन वर्ष 1868 था। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत मौलिक नाट्य कृति सत्य हरिश्चंद्र का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो हम लोगों का इसका होगा 1875 ईस्वी तक। 6 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 7 नंबर क्या है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती शीर्षक पाठ किस पत्रिका के अंतर्गत प्रकाशित हुआ था? तो हम लोगों का इसका होगा कवि वचन सुधा। 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विद्या की रचना है? तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती हम लोग का जो है वो हम लोग का निबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती शीर्षक निबंध के अंत में किस नाम के व्यक्ति की चर्चा की गई है? तो हम लोगों का इसका होगा होली। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती शीर्षक निबंध के अंत में किस नाम के व्यक्ति की चर्चा की गई है? तो हम लोग का इसका होगा होली। 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती शीर्षक पाठ के किस वर्ग को जागरूक होने का संकेत दिया गया है? तो हम लोग का होगा इसको युवा वर्ग का। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए हम लोग 7 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए। अगर अभी तक मैं आप लोगों को 7 लेसन बता चुकी हूँ, तो 7 लेसन के जो राइटर है उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी, ये सभी कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करके आइए। उसके बाद वीडियो को सभी को शेयर कर दीजिए। एक बार फिर से वीडियो को टाइम पे शेयर करते रहिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता के राइटर कौन है? तो कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता के राइटर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी किस रूप में ख्यात है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक, कवि, निबंधकार तीनों रूप में ख्यात है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का निधन कब हुआ था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का निधन 21 दिसंबर 1938 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या? हिंदी गद्य में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की उपलब्ध मौलिक कृतियाँ कितनी हैं? तो हम लोगों का हिंदी गद्य में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की उपलब्ध मौलिक कृतियाँ हम लोगों को 50 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की अनुदित गद्य कृतियाँ कितनी है? तो हम लोगों का इसका होगा ऑप्शन नंबर ए 10 होगा जो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, देखिए अगर आप लोग जो पीडीएफ देख रहे हैं और जिस पीडीएफ से मैं बता रही हूँ, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो मेरा ईमेल आईडी है supriyakumari990959@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आप लोग मैसेज कर सकते हो। और लेकिन इस पीडीएफ के लिए आपको कुछ बहुत ही कम अमाउंट पे करना होगा, उसके बाद मैं ये पीडीएफ आप लोगों को दूंगी। आप लोग वीडियो से स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए या फिर मैं जो बोल रही हूँ वो सुनकर लिख लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कविता के क्षेत्र में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुदित कृतियाँ कितनी है? तो हम लोगों का इसका होगा 8। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुदित कृतियाँ 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता किस विद्या से संबंध रचना है? तो हम लोगों का इसका होगा निबंध। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता में किस काव्य पेचिता की चर्चा की गई है? तो हम लोगों का इसका होगा उर्मिला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक पाठ में किसके चरित्र को उज्जवल बताया गया है? तो हम लोगों का इसका होगा उर्मिला। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए मुझे इसके बाद पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का भी मॉडल पेपर का सोल्यूशन डालना है। ओके, तो आप लोग कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है तो आप लोग इस चैनल पे बने। ऐसे इस चैनल पे तो सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आएगा, तो आप लोग सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके और आप लोग हमेशा बार बार आके चेक करते रहिएगा कोई नया वीडियो तो नहीं आया, क्योंकि मैं हमेशा वीडियो डालती रहती हूँ, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। देखिए हम लोग 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लोग 9 चैप्टर में मूव करेंगे। 9 चैप्टर क्या है, शुष्को वृक्ष। शुष्को वृक्ष के राइटर कौन है? सियाराम शरण गुप्त। में सियाराम शरण गुप्त के अग्रज कौन थे? तो सियाराम शरण गुप्त के अग्रज जो थे वो थे मैथिली शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो सियाराम शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में हुआ था। सियाराम शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? तो सियाराम शरण गुप्त का जन्म 1895 ईस्वी में हुआ था। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सियाराम शरण गुप्त किस रूप में ख्यात है? तो ये कवि, कथाकार, निबंधकार, इनमें से सभी। तो हम लोग का इनमें से सभी है, वो सभी रूप में ख्यात है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, सियाराम गुप्त का निधन कब हुआ था? तो सियाराम गुप्त का निधन हुआ था 1963 ईस्वी में। सियाराम शरण गुप्त का निबंध संग्रह है, तो सियाराम शरण गुप्त का निबंध संग्रह है झूठा सच। मानुषी सियाराम शरण गुप्त का क्या है? तो मानुषी सियाराम शरण गुप्त का कहानी संग्रह है। उसके बाद क्या हम लोगों का नारी सियाराम शरण गुप्त का क्या है? तो नारी सियाराम शरण गुप्त का उपन्यास है। 9 नंबर क्या है, शुष्को वृक्ष किस विद्या की रचना है? तो शुष्को वृक्ष निबंध है। 10 क्या है, शुष्को वृक्ष निबंध में किस ग्रंथ से संबंध कथा का आधार ग्रहण किया गया है? तो हम लोगों का ये कादम्बरी होगा। 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए अब हम लोग का खत्म ही होने वाला है, सिर्फ 3 चैप्टर बाकी है। पेशेंस बनाए रखिए, वीडियो को पूरा देखिए अगर आप लोग अपना एडवांटेज चाहते हो तो। देखिए शत्रु, अब हम लोग शत्रु चैप्टर पे मूव करेंगे। शत्रु क्या है? अज्ञे। शत्रु किस विद्या की रचना है? तो शत्रु एक कहानी है। शत्रु किनकी कहानी है? तो शत्रु अज्ञे की कहानी है। पता है अज्ञे का पूरा नाम भी आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा, तो अज्ञे का पूरा नाम क्या होगा मैं बता रही हूँ, 2 मिनट में वेट कीजिए। अज्ञे का क्या था? अज्ञे अज्ञे का नाम था सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। देखिए अज्ञे का पूरा नाम आप लोग से एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसका होगा सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। और हरियोध के पूरा नाम पूछा जा सकता है, तो इसका होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। ऐसे ये समय काव्य भारती में भी ये राइटर है, तो उसमें भी आप लोगों को बताया जाएगा, तो उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं उसको कवर की हुई हूँ, नोट्स बना ली हुई हूँ, बस आप लोग के लिए डालना ही है। तो मैं आज तो कहानी का डाल दी, आज कहानी का 130 क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए लाई हूँ। फिर कविता का लाऊंगी, लगभग कविता में ज़्यादा चैप्टर है, इसमें तो हम लोग का 12 ही चैप्टर पढ़ना था ना। कहानी में तो हम लोग को कहानी में हम लोग को 13 चैप्टर ही पढ़ना था, लेकिन कविता में हम लोग को 26 चैप्टर पढ़ना है, जस्ट अपोजिट। तो मैं उसका 2 वीडियो में आएगा, या फिर कोशिश करूँगी मैं 2-3 घंटा का वीडियो बना के एक ही वीडियो में सभी डालने की कोशिश करूँगी। उसके बाद जो वीडियो आएगा वो ग्रामर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, जिससे आप लोगों के क्वेश्चन आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। ओके,
लिंग का, कारक का और एक समास का मैं वीडियो डाली हुई हूँ, उसमें बताई हुई कैसे पहचानते हैं, तो आप लोग उस वीडियो। अब हम लोग 10th लेसन पे मूव करेंगे। 10th लेसन है हम लोग का शत्रु। शत्रु के राइटर है हम लोग के अज्ञे। शत्रु किस विद्या की रचना है? तो शत्रु जो हम लोग का वो एक कहानी है। और शत्रु किन की कहानी है? तो शत्रु अज्ञे की कहानी है। और अज्ञे का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञे का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। ओके, शत्रु किस विद्या की रचना है? तो ये हम लोग का कहानी है। शत्रु किनकी कहानी है? तो शत्रु अज्ञे की कहानी है। अज्ञे का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञे का जन्म 1908 में हुआ था। उसके बाद हम लोग का अज्ञे का निधन कब हुआ था? तो अज्ञे का निधन हुआ था 1987, मतलब 1987 में हुआ था। ओके, 1987 में। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? अज्ञे की ख्याति किस रूप में? तो अज्ञे की ख्याति इनमें से सभी में है। मैं ये सब आप लोग को बता दी हूँ, एक बार फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। अज्ञे को किस काव्य धारा के प्रवर्तन का श्रेय प्राप्त है? तो अज्ञे को प्रयोगवाद धारा के प्रवर्तन का श्रेय प्राप्त है। उसके बाद आंगन के पार द्वार अज्ञे का क्या काम है? तो आंगन के पार अज्ञे का क्या है? आंगन के पार द्वार अज्ञे का क्या है? तो ये हम लोग का काव्य है। उसके बाद हम लोग क्या, अज्ञे की कहानी संग्रह है। तो अज्ञे की कहानी संग्रह इसमें से जो दिया हुआ है आप लोगों को, विपथगा, कोठरी की बात, जयदोल, सभी के सभी अज्ञे की कहानी संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? शरणार्थी क्या है? तो देखिए शरणार्थी जो है वो हम लोग का कहानी संग्रह है। 10 नंबर क्वेश्चन है, शत्रु कहानी के कथानायक कौन है? तो शत्रु कहानी का कथानायक ज्ञान है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग का बस 2 चैप्टर बाकी है, कलम का जादूगर, माली गुरुजी और एक भोर का तारा। ओके, तो 3 चैप्टर बाकी है। कलम का जादूगर हम लोग को रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा गया है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और रामवृक्ष बेनीपुरी जो लेसन है उसका राइटर है डॉक्टर श्यामनंदन। डॉक्टर श्यामनंदन किशोर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर श्यामनंदन किशोर का जन्म सुस्ता में मुजफ्फरपुर में हुआ था। डॉक्टर श्यामनंदन किशोर का जन्म सुस्ता में मुजफ्फरपुर में हुआ था। डॉक्टर श्यामनंदन किशोर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर श्यामनंदन किशोर का जन्म 1932 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद क्या है, श्यामनंदन किशोर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो श्यामनंदन किशोर की प्रारंभिक शिक्षा जिला स्कूल मुजफ्फरपुर में हुई थी। श्यामनंदन किशोर की रचना कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी किस विद्या की रचना है? तो ये हम लोग का है संस्मरण। बेनीपुरी जी लेखक की पहली बार भेंट कहाँ हुई थी? बेनीपुरी जी से लेखक की पहली बार भेंट कहाँ हुई थी? तो सुहृद संघ मुजफ्फरपुर में। सुहृद संघ मुजफ्फरपुर में, मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, बेनीपुरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बेनीपुरी जी ने रानी पत्रिका का संपादन किया, मतलब संबोधित किया। क्या है, बेनीपुरी जी मैं अच्छा नीचे वाला ऑप्शन देख ली, बेनीपुरी जी अपनी पत्नी को किस नाम से संबोधित करते थे। देखिए हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, बेनीपुरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बेनीपुरी जी ने नई धारा पत्रिका का संपादन किया। और बेनीपुरी जी अपनी पत्नी को किस नाम से संबोधित करते थे? तो बेनीपुरी जी अपनी पत्नी को रानी नाम से संबोधित करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, बेनीपुरी जी लेखक की शादी के समय कहाँ थे? बेनीपुरी जी लेखक की शादी के समय कहाँ थे? तो देखिए बेनीपुरी जो है ना वो लेखक की शादी में कहाँ थे मुझे भी नहीं पता, मैं पता लगा के आप लोगों को बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पटना प्रवास के समय बेनीपुरी जी किनके साथ रहते थे? तो पटना प्रवास के समय बेनीपुरी जी शिव पूजन सहाय के पास रहते थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बेनीपुरी जी को लेखक ने पहली बार किस रूप में देखा था? तो बेनीपुरी जी ने लेखक को पहली बार गद्य गीतकार के रूप में देखा था। मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए अभी बस दो लेसन बाकी है। देखिए 12 है, 12 13 बस 2 ही बाकी है। 12 है माली गुरुजी। माली गुरुजी के राइटर है प्रमोद कुमार सिंह। माली गुरुजी किस विद्या की रचना है? तो माली गुरुजी संस्मरण विद्या की रचना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। माली गुरुजी के लेखक का क्या नाम है? तो माली गुरुजी के लेखक का नाम है डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह का जन्म 3 जनवरी 1942 को हुआ था। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह का जन्म दलसिंह सराय में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, लेखक को अक्षरों से प्रबोधित करने वाले कौन थे? तो लेखक को अक्षरों से प्रबोधित करने वाले माली गुरुजी थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, अपनी पाठशाला माली गुरुजी कहाँ चलाते थे? तो अपनी पाठशाला माली गुरुजी
गांव के एक जमींदार के दलान में चलाया करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या माली गुरुजी का स्कूल क्यों बंद हो गया? तो माली गुरुजी का स्कूल तपेदिक होने के कारण और रोग हो जाने के कारण, तो दोनों के कारण बंद हो गया। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब सिर्फ एक लेसन बाकी है, तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा, अभी एक बार फिर से शेयर कर दीजिए सभी को, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, और वीडियो को तो लाइक कर ही लिए होंगे अभी तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। चलिए अच्छा है, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? भोर का तारा। भोर का तारा के राइटर कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर की ख्याति किस रूप में है? तो जगदीश चंद्र माथुर की ख्याति नाटककार और एकांकीकार दोनों के रूप में है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? जगदीश माथुर का जन्म कब हुआ था? तो जगदीश माथुर का जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? जगदीश माथुर का कोणार्क क्या है? तो जगदीश माथुर का कोणार्क एक नाटक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 5 क्या है? कोणार्क किस प्रकार का नाटक है? तो कोणार्क जो है हम लोग का एक ऐतिहासिक नाटक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या? शारदिया किस प्रकार का नाटक है? तो शारदिया जो है एक ऐतिहासिक नाटक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 7 क्या है? पहला राजा किस पृष्ठभूमि पर आधारित है? तो पहला राजा जो है वो ऐतिहासिक और पौराणिक दोनों पृष्ठभूमि पर आधारित हो। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? भोर का तारा किस विद्या की रचना है? तो भोर का तारा जो है एकांकी विद्या की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? भोर का तारा का कथानायक कौन है? तो भोर का तारा का कथानायक है कवि शेखर। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? भोर की तारा की कथानायिका का क्या नाम है? तो भोर की तारा की कथानायिका का नाम है छाया। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आज मैं आप लोगों को लगभग 130 क्वेश्चन आप लोगों को मैं करवा दी हूँ। आप लोग जाके गिन भी सकते हो, आप लोग को उससे ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं। तो कहानी पार्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी के मैं वीडियो बना के आप लोग के लिए डाल दी हूँ। तो आप लोग को करना क्या है, आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि और भी मैं ये तो कहानी पार्ट का डाली हूँ ना, तो कविता पार्ट का भी डालूंगी, ग्रामर पार्ट का भी डालूंगी, तो आप लोग को सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। इसके लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। और आप लोग जिस भी कॉलेज में पढ़ते हो, कॉलेज का कोई भी ग्रुप होगा, या फिर टेलीग्राम चलाते हो, या फिर फेसबुक चलाते हो, या फिर इंस्टा चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, तो आप लोग सभी जगह लिंक को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा और सभी को बताइएगा। यहाँ पे हिंदी 100 मार्क्स का, हिंदी 100 मार्क्स का नहीं, यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर को सॉल्व कर दिया गया हुआ है, और गेस्ट पेपर सभी मैथ का गेस्ट पेपर का वीडियो सोल्यूशन करवाया जा रहा है डेली रात को 9 बजे। तो डेली रात को 9 बजे भी आ जाने के लिए सबको बोलिएगा, ओके। और क्या कीजिएगा, और बस कुछ नहीं, अब हो गया। अब इस वीडियो को अच्छे से जितना क्वेश्चन बताई हुई सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, अगर एक बार में याद नहीं होता है। और एग्जाम से जाने से पहले एक दिन जरूर, एग्जाम से जाने के वक्त रास्ते में ही या फिर वहाँ पे पहुँचते ही अगर टाइम फ्री हो तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके बाद आप लोग से फाइनल टू फाइनल इस वीडियो से आप लोगों को क्वेश्चन मैच करने वाला है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन। अब ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा।